गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिया टॉपिक हम पढ़ा रहे थे, है ना। क्रिया टॉपिक में बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप था उसे क्या कहते थे, धातु कहते थे। धातु के बारे में मैंने बताया है पिछले वीडियो में, और धातु के भेद लिखवाए थे। दो धातुएं होती हैं, कौन कौन सी, एक होगी मूल धातु और एक होगी यौगिक धातु। मूल धातु में बताया था कि मूल धातु स्वतंत्र रहती है, किसी भी प्रत्यय पर निर्भर नहीं होती है। लेकिन यौगिक धातु जो होती है यह किसी न किसी प्रत्यय पर निर्भर होती है। इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि इसके तीन भेद होते हैं, एक प्रणेयार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रणेयार्थक क्रिया में मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया है कि यानी जब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, कोई दूसरे से कार्य करवाए, तो वो क्रिया होती है प्रणेयार्थक क्रिया। प्रथम प्रणेयार्थक, द्वितीय प्रणेयार्थक भी बताया था। चलना दिया है, अगर चलवाना, चलना, चलाना और चलवाना, तो चलना यहाँ पर क्रिया है, चल यहाँ पर धातु है, चलना क्रिया है, चलाना प्रथम प्रणेयार्थक है और चलवाना अगर दिया है तो वो आपका द्वितीय प्रणेयार्थक होगा। इसके बारे में इसके बाद यौगिक क्रिया बताया था कि पढ़ना से पढ़ा, है ना, लिखना से लिखा, अगर ऐसा दिया है तो यौगिक क्रिया हो जाएगा। और तीसरी लिखवाए थे नाम धातु क्रिया। नाम धातु का मतलब होता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीन से मिलकर के अगर कोई भी क्रिया बनाई जाती है तो उसको कहते हैं नाम धातु। नाम का मतलब संज्ञा, आप ऐसे उसको रिलेट करेंगे। जैसे वर्ड मैंने लिखवाया था बात, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, ठंडा से ठंडाना, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। उसके बाद में मैंने कहा था कि अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होंगे, एक होगा आपका सकर्मक क्रिया और एक होगा आपका अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कहा था जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि क्रिया के कुछ भेद भी हैं, है ना। तो कौन कौन से, सबसे पहला शायद मैंने लिखवाया था क्रिया के भेद में, वहां पर आपको लिखवा दिया था प्रणेयार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या बताया कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करेगा, दूसरा कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो वो क्रिया कहलाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। एक और मैंने लिखवाया था कि यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होगा उसे कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। यहाँ तक हम लिखवा चुके थे। अब आप सभी को क्रिया के आगे उसी पार्ट में डालना है। क्रिया का टॉपिक दो होगा, एक है सजातीय क्रिया, हेडिंग डालना है आप सभी को। इस समय आयोग इसको बहुत ज्यादा पूछ रहा है, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, ये है आपका टॉपिक। तो लिखेंगे जिस क्रिया के कर्म और क्रिया एक धातु से बने हों, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। ये है सजातीय क्रिया। अब यहाँ पर काम ये करना है कि आपको जैसे लिखना है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे कहा जाए वह अनेक बोलियां बोलता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जिस क्रिया के कर्म हो, ये कर्म दिया है बोलियां और बोलना दिया हुआ है आपका क्रिया। तो ये कर्म दिया हुआ है और ये आपका बोलना क्रिया दिया हुआ है। तो देखो, बोलियां, बोलता, इसका मतलब जिस क्रिया के कर्म और क्रिया किससे हैं, एक ही धातु से बने हुए हैं, इसी को बोलेंगे आप सजातीय क्रिया। अब क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा वाक्य दिया है जो इसमें चार वाक्य दिए हैं, उसमें एक सजातीय क्रिया का उदाहरण है। तो आपको पहचानना है कि कोई ऐसा वर्ड दिया होगा जिसमें एक ही आपका कर्म होगा, एक ही धातु से संबंधित, और उसी धातु से संबंधित वहां पर क्रिया दी होगी, तो उसे कहेंगे सजातीय क्रिया।
तो ये आप सभी स्क्रीनशॉट इसका ले लें। उसके बाद दूसरी क्रिया के बारे में मैं बताऊं। दूसरी क्रिया आपसे कहती है, दूसरी क्रिया हेडिंग डालना है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछेगा अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें आप सभी को लिखना है किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि से, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि से जो क्रिया बनती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे कहा गया किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि से जो क्रिया बनती है, यानी अनुकरण करना है ध्वनि का, वहाँ पर लगातार वही धातु हो, उसके साथ ना जोड़ा गया हो, है ना। जैसे एक बार आपके उसमें एग्ज़ाम में एक सेंटेंस आया था और सेंटेंस में पूछा था कि मुर्गियाँ पिंजड़े में फड़फड़ा रही। जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, उसमें आया था कि मुर्गियाँ पिंजड़े में फड़फड़ा रही हैं। तो ये फड़फड़ाना जो शब्द दिया हुआ है, फड़फड़ाना का मतलब क्या हुआ कि धातु यहाँ पर दो बार आई, एक बार फड़ दिया, एक बार फड़ दिया है ना। तो वर्ड दिया है, जैसे एक वर्ड दिया है, जैसे दूसरा सेंटेंस की अगर हम बात करें, जैसे कहा जाए कि वह दरवाज़ा खटखटा रहा है। वह दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये दिया हुआ है। तो खटखटाना दिया है, तो वह दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वही आपकी जो धातु है, धातु की यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। उसी धातु को दो बार लाया गया है। जब दो बार लाया गया है, इसका मतलब यहाँ पर फड़फड़ाना दिया हुआ है और यहाँ पर खटखटाना दिया है। तो ये क्रिया हमारी कैसी है? अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है ध्वनि की पुनरावृत्ति होना। अगर ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही तो इसका मतलब वो क्रिया हो जाएगी आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद मैं अगली हेडिंग डालूँ। अगली बात ये कह रही है, एक क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो हेडिंग डालना है आप सभी को संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हेडिंग डालेंगे और संयुक्त क्रिया में लिखना है, संयुक्त क्रिया में आप परिभाषा में लिखेंगे कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। इसमें लिखेंगे जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसकी परिभाषा ये कह रही है कि जो क्रिया दो से अधिक धातुओं, यहाँ पर दिया है दो या फिर दो से अधिक धातुओं का मेल होना चाहिए। कहने का मतलब दो या दो से अधिक साथ में क्रियाएं हो। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू आप देखेंगे, सेंटेंस में लिखा है वह खेलती कूदती रहती है। ये सेंटेंस दिया है, वह खेलती कूदती रहती है।
अब देखो मैंने क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक धातुएं हैं, तो एक तो आपकी क्रिया ये हो जाएगी खेलती, दूसरा हो जाएगा कूदती, तीसरा दिया है रहती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं साथ में अगर आपके आ रही हैं तो उसी को बोलेंगे संयुक्त क्रिया। एक बार आयोग ने पेपर में पूछा था कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है, तो उसमें सेंटेंस एक दिया था कि चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं। तो इसका मतलब आकाश में उड़ना और करना 2 शब्द दिए हैं। आकाश कर्म हो जाएगा कहाँ पर, आकाश में, तो उड़ना एक क्रिया हो जाएगा और करना एक क्रिया हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि वह खेलती कूदती रहती है, तो खेलना कूदना और रहना, तो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, यहाँ पर 2 से अधिक क्रियाओं का संयुक्त क्रिया इसको जोड़ा गया है, वही आपकी क्रिया कहलाएगी संयुक्त क्रिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बात करूँ। उसके बाद में क्रिया का एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, इसमें आप सभी को हेडिंग डालना है क्रियार्थक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, ये हेडिंग है। अब इसमें देखना है आपको, इसमें ये देखना है, इसमें लिखेंगे जो क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है। इसमें लिखेंगे जो क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, व्यवहार में आती है, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ये दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है क्रियार्थक संज्ञा वो क्रिया होगी जो संज्ञा के जैसे व्यवहार में आए। जैसे आपसे एग्जाम के थ्रू अगर हम बात करें, यानी इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी जिसको हम उस व्यवहार में लाएंगे। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू आप देखेंगे, सेंटेंस ये कह रहा है, सेंटेंस में लिखा हुआ है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये आपका वाक्य दिया है। तो टहलना लग रहा है क्रिया है, लेकिन टहलना यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक ये संज्ञा है। आप पूछते होंगे कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलते होंगे टहलने जा रहे हैं, चलोगे क्या। तो टहलना यहाँ पर क्या है, आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये धातु है, धातु में ना जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्रिया बनी हुई है, लेकिन टहलना यहाँ पर क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है। तो यही चीज़ कहा है कि जो क्रिया संज्ञा की भांति, यानी क्रिया है और व्यवहार कैसा हो रहा है, भाववाचक संज्ञा जैसा व्यवहार हो रहा है, तो जो क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आ रही है उसी को तो कहेंगे क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। इसका मतलब परिभाषा के थ्रू इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो आपका एकदम सही है। और ये आयोग ने इसको एक बार पूछा है, यही सेम सेंटेंस ही आया था कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो हमें उम्मीद है, इसके पहले की वीडियो में मैंने क्रिया के बारे में आप सभी को बताया था, बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक एक स्लाइड पे चीज़ों को बताया था। आप वहाँ से बहुत बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। आने वाले एग्जाम में हमें पूरी उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आएंगे। अब क्रिया के अंतर्गत ही 2 टॉपिक होते हैं, क्रिया के अंतर्गत ही 2 टॉपिक होते हैं। एक होता है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ले लिया ना। तो अब आगे एक टॉपिक जो मैं अभी बोलने जा रहा था, वाच्य। वाच्य एक टॉपिक है जिसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। यहाँ से केवल 5 लाइनों का क्वेश्चन है। इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछता है वाच्य किसे कहते हैं। तो अब आप सबसे पहला काम करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा किसे कहेंगे, है ना। तो परिभाषा सबसे पहले हमें जानना होगा। 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो परिभाषा में आप ये लिखेंगे, परिभाषा में आपको लिखना है वाच्य में परिभाषा में लिखेंगे परिभाषा, ये डालना है। परिभाषा में लिखेंगे वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं
उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता होती है, अथवा भाव की प्रधानता होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको देखना है कोई सेंटेंस दिया हो, उसमें कर्ता कर्म अथवा भाव, यानी भाव की प्रधानता दी है। अब ये बात उन्होंने कहा है कि बस इसकी परिभाषा यही है, आपको ये सेंटेंस में देखना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता के ऊपर जोर डाला गया है, कर्म के ऊपर जोर डाला गया है, या फिर क्रिया के ऊपर जोर डाला गया है। क्रिया के ऊपर ही अगर जोर डालेंगे आप तो उसी को कहेंगे कि ये आपका भाववाच्य है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। तो अब यहाँ पर एक काम और करना है। अभी मैंने कहा कि परिभाषा लिखी हुई है, अब यहाँ पर आपसे स्लाइड में ही यहीं पर लिखना है कि इसके भेद पूछेगा कि भेद कितने होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वाच्य के अगर भेद पूछेगा कितने होते हैं तो आपको इसमें डैश करके लिखना है इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। क्वेश्चन पूछा है कि इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके होते हैं 3 भेद। ये सेंटेंस दिया हुआ, इस चीज़ को आप है ना हाईलाइट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और आप सभी इस स्लाइड का भी एक स्क्रीनशॉट लें, है ना, ताकि नोट्स बनाने में आप सभी को आसानी हो जाए। मैं तीनों भेद इसके बाद वाली स्लाइड में बताता हूँ। अब आगे देखेंगे, आगे ये कह रहा है कि वाच्य के भेद कौन कौन से हैं। तो पहला तो आप लिखेंगे कृत्यवाच्य, ये पहला दिया हुआ। दूसरी वाली बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य, और तीसरी हेडिंग है आपकी भाववाच्य। कौन सी है? भाववाच्य। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 दिए हुए हैं। तो कृत्यवाच्य का मतलब, अच्छा परिभाषा क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन ये रहा कि वाच्य किसे कहते हैं, यानी वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहेंगे जिसमें कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता हो, उसे कहते हैं वाच्य। एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद नहीं है। ये तीनों मैंने लिखा हुआ है। तीनों लिखने का मतलब ये है कि 3 ये लिखे हुए, चौथा जो भी ऑप्शन आएगा उसी को आपको अलग करना है, यानी और कोई ऐसा नहीं होता है जो वाच्य के भेद होते हैं। अब बात यह आई, मैं आपको एक मौखिक बता दूं फिर परिभाषा लिखता हूं। क्वेश्चन ये है कि कृत्यवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो कृत्यवाच्य का मतलब कर्ता, यानी जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कहते हैं कृत्यवाच्य। जैसे कहा जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ रहा है पुस्तक? राम। तो राम के ऊपर जोर डाला गया है, इसका मतलब राम पुस्तक पढ़ता है तो कृत्यवाच्य हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि जिन वाक्यों में, यानी कर्मवाच्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होगी उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे अभी मैंने सेंटेंस एक बोला था कि राम पुस्तक पढ़ता है, उसी को अगर हम बदल दें कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या फिर कहा जाए कि पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, इसका मतलब पुस्तक यहाँ पर मेन हाईलाइट है, मेन उस पर जोर डाला गया है, और यहाँ पर कर्ता है ही नहीं, तो कर्म के ऊपर जोर डाला गया तो कर्मवाच्य। तीसरा लिखा है जिन वाक्यों में क्रिया के ऊपर या भाव के ऊपर जोर डाला जाए उसे कहते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य, जैसे एक सेंटेंस है कि राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। पहले वाले में सेंटेंस में क्या कहा कि राम विद्यालय जाता है। कौन जाता है? राम। विद्यालय गया, या राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी गई, और राम से विद्यालय या राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। तो यानी देखो तीनों, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी गई, राम, इसमें आपको देखना है कि राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, सेंटेंस भूल गए थे। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी गई, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, ये तीनों परिभाषाएं यही हैं। तो एक एक करके लिखेंगे और सेंटेंस आपसे यहीं पर यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य है। और हमें उम्मीद है क्योंकि भाववाच्य आने वाले एग्जाम में भाववाच्य के बारे में ही ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि डाउट वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो आप सभी पहली हेडिंग कृत्यवाच्य। कौन सी हेडिंग डालना है? कृत्यवाच्य।
पहली हेडिंग डालना है, इसमें लिखना है, इसमें लिखेंगे कृत्यवाची में जिन वाक्यों में कर्ता के ऊपर जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर आप सभी नोट करेंगे, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक, नाम ही चेंज कर देते हैं राम का। जैसे लिखा हुआ है, एक नाम लिखा है, पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है, पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो कौन पढ़ रहा है पुस्तक? यहाँ पर पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र का मतलब कौन? कर्ता। कर्ता का मतलब क्या? कृत्यवाच्य। अब क्वेश्चन आएगा कि पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य जो दिया है ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका मतलब ये वाक्य हो जाएगा आपका कृत्यवाच्य। क्यों कृत्यवाच्य हो जाएगा? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कर्ता की प्रधानता। तो इस तरह से पहला वाला हो गया है। दूसरा वाला दिया हुआ है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हेडिंग डालेंगे कि कर्मवाच्य किसे कह देंगे? कर्मवाच्य। ये आपका दूसरा वाला टॉपिक है, यहाँ से संबंधित दूसरी वाली हेडिंग है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में दिया हुआ है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ये लिखा हुआ है ना। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस कहा गया पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें डायरेक्ट आप कहेंगे कि पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? ये कर्म है। कर्म है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या कहा गया? अभी उसमें मैंने सेंटेंस में लिखवाया था कि पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पुस्तक पढ़ी गई, या पुष्पेंद्र के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसका मतलब पुस्तक के ऊपर जोर डाला गया है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य के थ्रू यह सेंटेंस होगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके आयोग में आना एकदम सुनिश्चित है, आएगा जरूर। तीसरी वाली बात आप देखेंगे कि तीसरा मैंने बताया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी नंबर 3 पर आप सभी को डालना है भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है जिन वाक्यों में, इसमें लिखेंगे जिन वाक्यों में भाव अथवा, जिन वाक्यों में भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होती है, भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होती है, भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होती है, उन्हें भाववाच्य कहते हैं, उन्हें भाववाच्य कहते हैं, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। ये दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है, तो कृत्यवाच्य। पुस्तक पढ़ी गई, इसका मतलब कर्मवाच्य। और यहाँ पर लिखेंगे पुष्पेंद्र से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, पुष्पेंद्र से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, पुष्पेंद्र से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। तो जोर देखो किसके ऊपर डाला गया है। पहले वाले में सेंटेंस आपका था कि पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है, दूसरे वाले में है कि पुस्तक पढ़ी गई, तीसरे वाले में है पुष्पेंद्र से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। जाति का मतलब यहाँ पर क्रिया के ऊपर जोर है, और क्रिया के ऊपर जोर है, इसका मतलब वो
आपका वाक्य कैसा कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएगा। तो मैंने क्या बताया कि भाववाच्य से केवल और केवल 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं, आपको उन्हीं को याद रखना है, बस आपका 1 नंबर तय हो जाएगा। क्या पूछेगा सबसे पहले तो वाच्य की परिभाषा पूछेगा। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहेंगे जिसमें क्या दिया होगा, कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता होगी, उसे कहेंगे वाच्य। दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? एक होता है आपका कृत्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। अब पूछेगा कृत्यवाच्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है। कृत्यवाच्य, पुष्पेंद्र पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? पुष्पेंद्र। इसका मतलब ये वाक्य होगा आपका कृत्यवाच्य। दूसरी बार में कर्मवाच्य मैंने बताया कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य का मतलब अभी जैसे कहा कि पुस्तक पढ़ी गई, इसका मतलब पुस्तक के ऊपर जोर डाला गया, तो आपका सेंटेंस सही हो गया कर्मवाच्य। तीसरी बार में कहा गया कि जिन वाक्यों में भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होगी उसे कहेंगे भाववाच्य। जैसे कहा जाए कि पुष्पेंद्र से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। अच्छा, भाववाच्य वाला जो होता है उसको देखेंगे, वो ज़्यादातर आपका निगेटिव अर्थ देने वाला भी होता है, क्योंकि नहीं शब्द दिया होगा, जाति के ऊपर उस चीज़ को रोका गया होगा। और अगर ऐसा दिया और हमें उम्मीद है कि सेंटेंस यही आएगा, यानी कोई आएगा कि मुझसे चला नहीं जाता, किस प्रकार का वाच्य का उदाहरण है? मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता। तो इसका मतलब जाता के ऊपर रोका गया है और निगेटिव अर्थ भी दे रहा होगा, तो इसका मतलब वो आपका वाच्य कहलाएगा भाववाच्य। तो वाच्य टॉपिक यहाँ से संबंधित हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, तो इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये वाच्य का जो टॉपिक था वो यहाँ से समाप्त हो रहा है। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है काल। काल किसे कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया, आप टॉपिक डालिए आप काल, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे टेंस, लेकिन आपको हेडिंग डालना है, यहाँ पर लिखेंगे काल। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सभी पढ़ रहे हैं काल टॉपिक है ना, हिंदी टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा ये कह रहा है कि परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा क्या करी? काल का मतलब क्या होगा? काल उसे कहते हैं जिसमें समय के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध होगा, उसे कहेंगे काल। तो परिभाषा में लिखना है कि काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, इसमें लिखेंगे काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय अथवा उसकी लिखना है, उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था, उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो यह है यहाँ पर परिभाषा। यानी काल किसे कहेंगे? काल क्रिया के उस रूपांतर को कहेंगे जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय अथवा उसके यानी क्रिया के पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का अगर बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मेन जो इसका टारगेट है वो समय की बात कर रहा है। अच्छा, कंडीशन भी है, समय का ही सब खेल है। कल हमने जैसे कोई चीज़ पढ़ाया था, आज हम जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, और कल जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, तो तीनों समय से ही संबंधित है, लेकिन तीनों के समय में भी डिफरेंस है अलग अलग। कोई चीज़ पहले पढ़ाया, 10 मिनट पहले पढ़ा के गए हैं, है ना, कोई कार्य पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, तो इन सब के बारे में बोध कराना है। अब यहाँ पर तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है,
अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसके भेद कितने हैं। इसके भेद, इसका मतलब जो काल टॉपिक दिया हुआ है, काल के भेद पूछेगा कितने हैं, तो डैश करके लिखेंगे इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3, यानी काल के 3 भेद होते हैं। आइए एक एक करके हम सभी जानें कौन कौन से भेद हैं। तो पहला जो काल का भेद है वो है आपका वर्तमान काल। पहली हेडिंग आप सभी डालेंगे नंबर 1 पर और इसमें लिखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। 3 भेद होंगे। अच्छा, पहले तो तीनों हम जान लें कौन कौन से हैं। तीनों अभी हम जान लें कौन कौन से, फिर एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 पर लिखना है आप सभी को वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा लिखेंगे वर्तमान काल के बाद में लिखेंगे भूतकाल। भूतकाल। और नंबर 3 पर लिखेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल। कौन कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब क्वेश्चन आपसे एक बना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। तो 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल पहले का है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल का मतलब होता है क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को, क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कहा जाए कि मोहन पढ़ा रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ा रहा है, तो काम चल रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है, इसका मतलब वो आपका वर्तमान काल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भूतकाल, तो क्रिया के बीते हुए समय को उसे भूतकाल कहेंगे। जो काम बीत चुका है वो आपका भूतकाल हो जाएगा। जैसे कहा जाए मोहन बाजार गया था, पूरी तरह से पूर्ण भूतकाल है और भूतकाल के अंतर्गत आएगा। भविष्यकाल कह रहा है कि भविष्यकाल किसे कहते हैं। तो भविष्यकाल की परिभाषा ये होगी कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल कहेंगे। जैसे कल मैं पढ़ाने आऊँगा, बच्चा विद्यालय जाएगा, ऐसा अगर कोई वाक्य दिया है तो इसका मतलब वो भविष्यकाल है। अब एक काम ये करेंगे कि मैं एक एक करके मैं परिभाषा इस टॉपिक में नहीं बताऊंगा, आपको बहुत बढ़िया टेक्निक से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक करके मैं परिभाषा तो लिखूंगा, लेकिन उसके अंतर्गत जिसके अलग अलग भेद हो जाएंगे तो उसके भेद मैं नहीं बताऊंगा, मैं शार्ट में बताऊंगा और बहुत बेहतरीन क्लास होगी, उम्मीद है। अब पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के अगर भेद पूछेगा कितने हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 5। भविष्य काल के अगर भेद पूछेगा कितने होते हैं तो होते हैं 6। भविष्य काल के कितने भेद? 6। और इसके अगर भेद पूछेगा यानी भविष्य काल के कितने भेद हैं तो 3। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यानी वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। अब क्योंकि क्वेश्चन जैसे आपने अंग्रेजी में टेंस पढ़ा होगा और अंग्रेजी में जब टेंस में पढ़ा होगा तो उसमें 1 में 4 होते हैं और टेंस वहाँ पर भी 3 प्रकार के होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उन तीनों के 4-4 पार्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अंदाज़ा लगा दें और क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वर्तमान काल के कितने भेद होंगे? 5। भूतकाल के कितने भेद होंगे? 6। और भविष्य काल के कितने भेद होंगे? तो भविष्य काल के भेद हो जाएंगे आपके 3 भेद हो जाएंगे। यानी टोटल पूछेगा यहाँ पर कितने भेद हो जाएंगे तो 6, 5, 11, 3, 14, यानी 14 भेद यहाँ से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हमें काम क्या करना है? पहला वाला पढ़ना है सबसे पहले। तो हेडिंग डालेंगे वर्तमान काल। यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है वर्तमान काल में, और इसमें हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में आपको लिखना है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को, क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अब एक क्वेश्चन ये बना, अभी मैंने बताया था कि वर्तमान काल के अब भेद पूछेगा।
कि भेद कितने होते हैं इसके, तो डैश करके लिखना है और इसमें लिखेंगे इसके 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि इसके 5 भेद हैं। अब हम पांचों को जानेंगे कौन कौन से हैं, पांचों के भेद जानना है। इस चीज़ को आप परिभाषा यहाँ पर लिख लेंगे, पांचों में नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, क्योंकि पांचों को मैं शार्ट में करूंगा और शार्ट में कर करके मैं एक ही स्लाइड में आपको बता दूंगा, उससे संबंधित आपको 5 प्रश्न बता दूंगा कौन कौन से हैं। अब जैसे पहला लिखा हुआ है, 5 भेद हैं, 5 भेद में सबसे पहला लिखा हुआ है सामान्य वर्तमान काल, लिखा है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा लिखा है तात्कालिक, तात्कालिक या फिर अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा लिखा हुआ है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। 4 नंबर पर लिखा हुआ है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और 5 नंबर पर लिखा है, 5 नंबर पर लिखा है संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ये चीज़ दी हुई है। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण, इस बार के हाईकोर्ट के पेपर में आया था, ये अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहा था, है ना, इसलिए मैंने अपूर्ण लिख दिया हुआ है। सामान्य वर्तमान काल में अंत में आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर ता दिया है या फिर ती दिया है या फिर ते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, ये अंत में अगर ऐसा दिया हुआ है। तात्कालिक वर्तमान काल में आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर रहा, रही या फिर रहे हैं ऐसा दिया है तो इसका मतलब तात्कालिक वर्तमान काल होगा। इसमें लिखना है क्रिया का पूर्ण होना, क्रिया का पूर्ण होना। ये शार्ट में मैं बता रहा हूँ, इसी को चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्रिया का पूर्ण होना। संदिग्ध में पूछेगा तो संदिग्ध में आपको याद रखना है कि ता दिया हो या फिर ती दिया हो या फिर ते दिए हो। इसी के साथ में अगर कहीं पर भी होगा या फिर होगी जुड़ा हो, होगा या फिर होगी जुड़ा हो। और संभाव्य दिया है, संभाव्य में या तो सेंटेंस आपका शायद से शुरू होगा, शायद से शुरू होगा, एक सेकेंड, इसमें सेंटेंस कह रहा है कि या तो शायद से शुरू होगा या फिर कहो हो से शुरू हो जाए। डैश 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 करके जब आप आएंगे आगे बढ़ करके तो इसका मतलब ये होगा सेंटेंस लास्ट में जब समाप्त होगा तब भी हो दिया होगा। बात को समझिएगा, मैंने इतना दे दिया है आपको शार्ट में, जो मेरा शार्ट में मैंने अभी इस चीज़ को बनाया है, शार्ट में अगर मैंने इस चीज़ को बनाया है तो आप इस चीज़ को समझेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिसमें वाक्य के अंत में अगर ऐसा दिया है, ता ती ते अगर दिया है। तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल पूछेगा तो अंत में रहा रही रहे दिया हो। पूर्ण वर्तमान काल में कहा कि क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी हो। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या कहा कि अगर ता ते ती दिया है इसके साथ होगा और होगी जुड़ा हुआ है। संभाव्य में मैंने क्या बताया कि सेंटेंस जो शुरू होगा या तो शायद से शुरू होगा या फिर हो से शुरू होगा, लेकिन अंतिम में हो दिया होगा। इतनी चीज़ को आप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी एक इससे संबंधित एक इससे संबंधित एक वाक्य लिखता हूँ। और यहाँ पर इस चीज़ को अगर आपने स्लाइड को सिर्फ सेव कर लिया अपने पास, इसको रट लिया ना, समझ लिया चीज़ों को, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आई है, जैसे एक सेंटेंस में मैं लिखने जा रहा हूँ, सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। जैसे कहा जाए सामान्य वर्तमान काल का मैं एक उदाहरण लिखूंगा। सामान्य वर्तमान काल में कहा जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो अंतिम में क्या दिया है, ये देखो पढ़ता है दिया हुआ है, वही चीज़ तो दिया हुआ है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब
सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ पर रहा रही रहे लाना है। जैसे लिखा हुआ है राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो दूसरा वाला सेंटेंस दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, रहा है दिया हुआ है। तीसरी वाले में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है तीसरे वाले में लिखा है राम ने पुस्तक पढ़ी है। देखो क्या हुआ, कार्य के पूर्ण होने की जानकारी मिली, तो राम ने पुस्तक पढ़ी है। चौथे वाले में आएंगे, इसमें लिखा हुआ है, चौथे में लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता होगा, ऐसा दिया है, राम पुस्तक पढ़ता होगा। और लास्ट वाले में लिखा है हो सकता है, लास्ट वाले में लिखा है हो सकता है राम पढ़ता हो। ये सेंटेंस अभी सीसेट में आया था, हो सकता है वह पढ़ता हो, हमने लिख दिया है हो सकता है राम पढ़ता हो। चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले, उसके बाद में मैं इसको समझाने का प्रयास करूँ। बस इतने में ही है वर्तमान काल, यानी यहाँ पर इस चीज़ को आप लिख लेंगे कि ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल। इसके भेद कितने हैं, 5। इसके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो ये आपका मेन टॉपिक है यहाँ से संबंधित, है ना। और इसके भेद कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 भेद दिए गए। बात समझ आई। हमने क्या कहा कि वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। एकदम शार्ट में आप समझिए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। ताते ती आया है तो राम पुस्तक पढ़ता है, देखो यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा फिर पूछा है, तात्कालिक में क्या कहा कि रहा है, रही है, रहे अगर आता है तो पढ़ रहा है दिया हुआ है, इसका मतलब तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण तीसरा लिखा है, पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्रिया का पूर्ण होना। राम ने पुस्तक पढ़ी है, इसका मतलब राम पुस्तक पढ़ चुका है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध में मैंने क्या बताया कि ऊपर वाला जो दिया हुआ है ताते ती, इसी को उठा के नीचे रखना है, इसके साथ होगा और होगी जोड़ना है। जैसे कहा जाए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता होगा, क्योंकि होगा लाना है। अगर राम पुस्तक पढ़ता होगा या फिर सीता पुस्तक पढ़ती होगी अगर दिया होगा तो होगी हो जाएगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान काल। और संभाव्य में ये कह रहा है कि हो सकता है राम पढ़ता हो। हमने कहा था कि हो से शुरू होगा या शायद से शुरू होगा, तो शायद और हो से हमने शुरू कर दिया है, हो सकता है राम पढ़ता हो, और अंतिम में हो दिया होगा। अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब संभाव्य वर्तमान काल। आप इन वाक्यों को मैंने परिभाषा नहीं लिखवाया है, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी स्लाइड में इसके 5 भेद लिखे हुए हैं। अब भूतकाल और भविष्यकाल कल मैं अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना। और आज तक मैं यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करूंगा, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो मैंने क्रिया में पिछली क्लास में पढ़ाया था, आज की क्लास में पढ़ाया है, यहाँ तक आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको नोट्स बना लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और बहुत अच्छे से मैंने बताया भी है, और आने वाले एग्जाम में उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी की जो जानकारी होगी, यानी भूतकाल और भविष्यकाल, मैं कल की क्लास में पढ़ाऊँगा। आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।